नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज जारी है। पाकिस्तान ने पहला मैच बड़ा ही शानदार खेला और बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान ने एक तो बड़ी टेंशन भी दी कि 200 रन पर पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन जब बॉलिंग का वक्त आया तो फिर जो हमारा पेस ट्रायो है, यानी नसीम, शाहीन और हारिस, तीनों ने शानदार बॉलिंग की। लेकिन क्या ये इनफ है हमारे लिए? क्योंकि हमें वर्ल्ड कप में जाना है और इतने छोटे छोटे स्कोर करके अफगानिस्तान को तो हराया जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप में जो मौजूद टीम्स हैं सारी अपनी तैयारी और मोमेंटम के साथ आ रही हैं, तो क्या उन बड़ी टीम्स को भी इस स्कोर पर हराया जा सकता है? ये है बहुत ज़्यादा सोचने की बात। हमारा सारी टीम वही खेली ऑलमोस्ट जिसने वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप खेलना। कमो बेश को एक आधा प्लेयर आगे पीछे चेंज हो सकता है, और उसमें भी जो चेंजिंग प्लेयर्स में होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा नवाज़िन हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम देखते हैं लंबे स्कोर की बात आती है, वहाँ पर वनडे में ये इशू हो रहा है कि पहली बैटिंग में हमें हमेशा से प्रॉब्लमेटिक हम दिख रहे हैं। क्यों है ऐसा? हम चेज़ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली बैटिंग में हमें ये प्रॉब्लम है। क्या वजह है? बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। ज़का अशरफ साहब के जाने की भी अब दोबारा से मामला शुरू हो गए, तो क्रिकेट बोर्ड, उसका सेटअप, पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंसेज, और फिर जो अफगानिस्तान सीरीज़ है कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एशिया कप में अगर हम जीतते हैं तो फिर हम नंबर 1 टीम के तौर पे एंट्री देंगे एशिया कप में, वर्ल्ड नंबर 1 टीम। नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद है। हमारे लिए उस्तादों की तरह है। नसीम भाई ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नसीम भाई। कैसे हैं सर? बताइए, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। नसीम भाई, मैच आपने देखा, पहले ज़रा मैच से ही बात करते हैं, फिर ज़रा ज़का अशरफ साहब वाले मामले पर भी करूँगा। जी। 200 रन पर पूरी टीम हमारी ढेर हो गई। मुझे लगता है बड़ा ख़तरनाक बात है ये। इतना कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि हमने 59 पर तो उनको आउट कर लिया, लेकिन हम खुद भी 200 पर आउट हो गए। अरसलान, की जिस तरह की पिच थी, उस लिहाज से पाकिस्तान ने 201 रन अच्छा स्कोर किया था। देखे ना, जितना बॉल रुक के आ रहा था, फंस के आ रहा था, वहाँ इस तरह की पिचेज शायद वर्ल्ड कप में नहीं होंगी। और एशिया कप में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी तरीके की पिच होंगी, क्योंकि पहले ही इस चीज की वार्निंग टाइप की चीज तो सामने आ गई थी कि कैंडी में और प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की जो सूरत हाल है, वहां पे मैचेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं लंका प्रीमियर लीग के, और यही वजह है कि 100 रन भी नहीं बन रहे थे आखिरी मैचेस में। तो लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, पिचेस की डेड होती चली जा रही है। लेकिन खम्बन टूटा के पे ज्यादा मैचेस नहीं हुए थे। अगर हम लंका प्रीमियर लीग के देखेंगे तो जितने कैंडी में हुए थे या जितने प्रेमदासा स्टेडियम में हुए थे, अगर वहां की पिचेस खराब है, ये पिच कैसे इतनी खराब थी? और ये वाइड बॉल क्रिकेट के लिए कतई आइडियल पिच नहीं थी। इतना बॉल फंस के आ रहा था, रुक के आ रहा था। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ने 201 रन बुरे नहीं किए थे और 59 रन पे आउट किया, तो ये बात वाजे भी हो गई। लेकिन दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अच्छे स्पिनर्स के सामने हमारे बैटिंग का एक्सपोज होना। हम हर दफा जब भी सामने अच्छे स्पिनर्स आ जाते हैं, वहां हमें प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। बाबर आजम मुसलसल स्पिनर के ऊपर फंस रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्वीप मारने की बहुत प्रैक्टिस की है, कुछ ऑन साइड के ऊपर अपने स्ट्रोक को मजबूत किया है, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। वजह यह कि पिच इतनी ज्यादा खराब थी। आप चाहे स्पिनर की गेंद देख लें, हमारे तो फास्ट बॉलर ने उनको बिल्कुल वो कहते हैं ना, बुलडोज करके रख दिया। इस तरीके से मैच पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। इस तरह की पिच हुई तो मेरे ख्याल में शायद 170, 180, 200 रन भी बहुत होंगे। ऐसी पिच होनी नहीं चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट। स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में लोग चौके छक्के देखने आते हैं, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि श्रीलंका में 250 के मैचेस हुआ करेंगे, और वो मैचेस जो है वो खासे अच्छे हुआ करेंगे। जिस टीम ने 250 रन बनाए वो मुश्किलात पैदा करेगी। यार नसीम भाई, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ देखें, हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो इस वक्त हमारे जो ओपनर, जैसे इमाम बहुत अच्छा खेला इस पिच पर, फ़खर एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। हमें समझ में नहीं, मुझे नहीं समझ आता फ़खर, जब भी हम देखते हैं ऐसी पिचेस जहां पर गेंद फंस रही हो। अब फारूकी के सामने भी फ़खर स्ट्रगल कर रहा था, आपने देखा। फारूकी तो स्पिनर नहीं है, लेकिन फ़खर स्ट्रगल कर रहा था। फ़खर सिर्फ आपको तेज़ पिचेस पे तो खेलता बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जहाँ पर आप उसके परफॉर्मेंसेस देखें, कोई ऐसी स्लो पिच हो, अनइवन पिच हो, वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए, फ़खर आउट हुए, लेकिन आप इमाम की बैटिंग भी देखेंगे तो एक आधो कैच भी उनके छूट गए। कोई 5-6 कैच उनके फील्डर के इधर बिल्कुल करीब करीब जाके गिरे। जी हाँ। तो उनके भी अगर आप 60 रन देखेंगे तो उन्होंने मुसलसल स्ट्रगल किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई कॉन्फिडेंट 61 रन कर दिए हो।
वो भी रन ऐसे थे कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आए कि वो रन, मेरे ख्याल है शायद वो रन अल्लाह ने कराने थे, वरना तो कोई भी कैच उनका हाथ में जा सकता था। तो यहाँ पे बैटिंग वाकई में बहुत मुश्किल है। और आपने देखा होगा कि लास्ट तक जब शादाब खेल रहे थे या नसीम शाह खेल रहे थे, वो भी कोशिश में ही लगे हुए थे कि उन्हें ही हिस्सा डालना है। अब इन रन के अंदर शायद 200 रन भी नहीं पहुंच पाते अगर हमारी टेल परफॉर्म नहीं करती। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे टॉप 3 को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और अगर आप ओडीआई क्रिकेट के अंदर उठा के देखेंगे 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से, तो हम टॉप पर हैं। हमने हमारे टॉप 3 ने 54 की एवरेज से रन किए और जो हमारे पास नंबर 2 है वो 46 पे है। ऐसा ही है। तो हम इतने मार्जिन से जो है वो हमारे टॉप 3 जो है वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से नसीम परफॉर्म भाई, करते ये आ मैं रहे हैं। इसलिए भी आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए ना, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन आपका है, इमाम दुनिया में नंबर 2 रहा, अब भी हम नंबर अगर 10 देखें तो 10 वर्ल्ड रैंकिंग में फखर भी आ रहा है, इमाम भी आ रहा है, अब तो हमारे सारे प्लेयर्स, बाबर तो है ही नंबर 1। तो इतने बड़े प्लेयर्स के लिए मेरा ख्याल है कि ये एक चैलेंज होता है कि यार ऐसी पिचेस, अगर ऐसी पिचेस आपको इंडिया में मिल गई फिर क्या करेंगे? और मिलेंगी आपको। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें, इसलिए तैयार रहें कि इंडिया बहादुर को किसी सूरत भी आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने मैचेस भी इस तरीके से रखे थे, हमने गैर जरूरी एहतजाज किया, पिच कैसी भी हो, ग्राउंड कौन सा भी हो, आपने ऑन अ डे अपना 100% परफॉर्म करना है। और वही बेहतर है। हम अपना मोरल कम कर रहे थे कि नहीं, हमारा मैच यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, वहां से शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, क्योंकि यहाँ से, ये बोलने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर हम मेजबान होते तो अपने हिसाब से हम मैचेस रख लेते, लेकिन ना तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फोर्स कर सकते हैं और बीसीसीआई बहादुर तो वैसे भी आपके हक में कभी नहीं सोचेगा। बिल्कुल सही है। उस लिहाज से आपको अपनी तैयारियों को, अपनी ही तैयारियों को देखना है, सामने वाले अपोनेंट को देखना है, कंडीशंस को देखना है और ये बात जहन में रखनी है कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे या कंडीशन कभी भी हमारे लिए बहुत साजदार नहीं दी जाएगी। अच्छा नसीम भाई, इससे पहले कि मैं जरा नसीम भाई ज़का अशरफ वाली बात भी आपसे करनी है, फिर मैं जरा अपने पेसर्स की भी करता हूँ। जहाँ पर डेड पिचेस थी, स्पिनर्स का काम लग रहा था, वहाँ हमारे पेसर्स ने ऐसी बॉलिंग की, खास तौर पे शाहीन एक्सीलेंट। मैं चलिए पहले ज़रा ज़का अशरफ वाली, सर क्या मामला है? फिर हम देख रहे हैं एक नया तूफान खड़ा हो रहा है, नए मसाइल जन्म ले रहे हैं, फिर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की तब्दीली, और पर क्या चल रहा है नसीम भाई? पीसीबी पर तो मुसलसल एक मुश्किलात के साए है। मुल्क की तरह पीसीबी हो गया है। जिस तरीके से मुल्क में मुश्किलात के साए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पीसीबी में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, सियासी मामलात या मैनेजमेंट के मामलात क्रिकेट से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारी एक वाहिद एक्टिविटी रह गई है, एक वाहिद चीज रह गई है जो हमें एक इंस्पायरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं। हमसे पूरी कौम को एक जगह पे जमा कर देती है। क्रिकेट एक खेल नहीं है। आप पहले हॉकी खत्म कर चुके, स्क्वॉश खत्म कर चुके। बहुत ही अफसोस की बात है कि रोज एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि ये चेयरमैन जो है वो गलत है, और आईपीसी मिनिस्ट्री जो है ना वो इस सिलसिले में कोई ना कोई फैसला कर लेती है। जब मजारी साहब थे तो सेठी साहब को जाना पड़ा, ज़का अशरफ साहब को आना पड़ा। अब नए आईपीसी के मिनिस्टर आ गए हैं तो ज़का अशरफ साहब को जाने की बातें हो रही हैं और किसी नए क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को लाने की बात होती है। लेकिन मैं आपको सोर्सेज से अपने बता दूं, ज़का अशरफ साहब शायद नहीं रुकेंगे, और जो नेक्स्ट शख्सियत आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो मेरे ख्याल है कि मोस्टली शायद हो सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखते हो। माजी में भी ऐसा हो चुका है। आपको याद होगा कि जब जनरल तौकीर जिया साहब ने जिम्मेदारियां संभाली थी, बड़े एहसन अंदाज से जिम्मेदारियां संभाली थी। लेकिन जनरल तौकीर जिया नहीं है, ये मैं आपको बताऊं इस दौर के अंदर। लेकिन शायद कोई एक नया नाम है। यार नसीब भाई तो बड़ी खबर दी आपने। अच्छा, ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं, इसका मतलब है? अब मेरा ख्याल है ज़का अशरफ साहब नहीं रुकेंगे। अच्छा, ज़का अशरफ साहब पर्सनली शायद खुद भी इतने इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें ये नहीं पता है कि वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा, और वो हटाए जाए उससे बेहतर है कि कोई एक रास्ता बेहतर अंदाज से मिल जाए। देखिए, यहाँ क्रिकेटर्स आने को तैयार नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि उन्हें पता है कि नवंबर के बाद क्या होगा। अभी तो नवंबर छोड़े, अभी सितंबर भी नहीं है, अगस्त में ही जो है वो ज़का अशरफ के हटने की बातें शुरू हो गई हैं।
तो यार नसीम भाई, इसका instability मतलब इतनी ये ज्यादा है नसीम भाई, जो राशिद लतीफ़ साहब का फैसला तो बहुत अच्छा था, और राशिद लतीफ़ साहब मुझे इससे बहुत पसंद है कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहते हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में। मैं हमेशा ये बड़ा खुल के बोलता हूँ कि राशिद लतीफ़ साहब ना तो ओहदों के पीछे भागते हैं और ना खुद से जाते हैं, उनको बुलाया जाए तो चले जाते हैं, चीज़ें बता देते हैं, एक डिसेंट सुलझे हुए इंसान है। तो मुझे अच्छा लगा उनका फैसला कि वो इस काम में नहीं पड़े। राशिद भाई ने समझदारी का फैसला किया और बेहतर फैसला किया। राशिद भाई इससे पहले भी सिस्टम में उन्हें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की ऑफर हुई थी, जो उन्होंने खुद मना कर दी थी। फिर अभी जो है वो हमारी इत्तलात के मुताबिक इंटरेस्टेड थे लोग उनको लाने में, लेकिन राशिद भाई जब वहाँ गए तो उसके बाद कोई बहुत ज्यादा रिस्पांस उन्होंने जब नहीं देखा था, तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, राशिद भाई की तरफ से भी उस मीटिंग के हवाले से मुख्तलिफ अंदाज से क्लियरेंस आती रही। अच्छी बात है, राशिद भाई ज्यादा किसी झंझट में नहीं पड़ते हैं। राशिद भाई एक अच्छे एनालिस्ट है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं, सुलझी भी बात कर रहे होते हैं। और उससे आपसे राशिद भाई ने अक्लमंदी की, नहीं गए, और जो लोग भी गए, देखिए अब उनको अपने फ्यूचर का नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल कि इंजमामुल हक को बिफोर वर्ल्ड कप कोई छेड़ेगा, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद उनका अपना फ्यूचर क्या होगा। मिसबाह उल हक की सरबराही में जो मैनेजमेंट कमेटी आपने बनाई है या जो क्रिकेट कमेटी बनी है, उसका क्या होगा। अच्छा टेक्निकल नसीम कमेटी भाई, का जो क्या खेल फ्यूचर रही है, है कुछ टीम, चीज का क्लियर नहीं है। नसीम भाई एक तो आपने खबर भी दे दी, बहुत अच्छी बड़ी खबर है, लेकिन जो टीम इस वक्त खेल रही है उस पर क्या असर होगा? हम ये भी नहीं सोचते यार, टीम एक मैच खेल रही है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप, उसके पास तो अनस्टॉपेबल गेम है ना आगे, मतलब कोई आपके पास स्टॉप नहीं है कि यहाँ रुके तो वहाँ, अभी खेलना है हमने, तो वो तो टीम का पूरा मोराल हम खराब कर रहे हैं। मेरे ख्याल है पिछले 7 महीने में अब टीम भी आदी हो गई है कि कौन चेयरमैन होगा, कौन चेयरमैन नहीं होगा, कितने दिन में चेयरमैन चेंज हो जाएंगे, अगली दफा उन्हें किसे हाथ मिलाना है, कौन आके उनसे मुलाकात करेगा, उनको मोटिवेशन लेकर आके देगा। मेरा ख्याल है ये जका अशरफ साहब ने जो टीम से मुलाकात करती, IPL में शिरकत करती, शायद उन्होंने अपना टाइम गुजार लिया है। और अब अशरफ साहब के हवाले से जो IPC मिनिस्ट्री बात करती हुई दिखाई दे रही है, वो भी जो है ना, मेरे ख्याल है कि शायद उनका टाइम यहाँ पे मुकम्मल हुआ है, हो जाएगा जका अशरफ साहब का, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है ये देखें। और मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त तमाम खेलों को संभालने के लिए अब मैनेजमेंट बहुत मुख्तलिफ आने वाली है। क्रिकेट के लिए अलहदा होगी, लेकिन बाकी दीगर खेल जो इस वक्त बस्ती का शिकार दिखाई दे रहे हैं, यार नूर खान उनको भी जैसा कोई उठाने की आदमी आ कोशिश। जाए, आपने वैसे बड़ी खबर दी है नसीम भाई, नूर खान जैसा कोई आदमी आ जाए तो शायद हमारी हॉकी स्क्वॉश वापस बेहतर हो जाए। नसीम भाई आपने जाना है, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट, काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें दे गए, काफ़ी बड़ी खबरें। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो हमारे अगले मेहमान और हमारे दोस्त के आसिफ जो क्रिकेट कमेंटेटर हैं हमारे साथ मौजूद होंगे। हालिया अफगानिस्तान में होने वाली लीग में क्रिकेट कमेंट्री कर आए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि कोई पाकिस्तानी जब इंटरनेशनल अरीना में जाके कमेंट्री करता है तो हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है। तो के आसिफ से भी मुलाकात करेंगे और क्रिकेट पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले नसीम राजपूत साहब से बात हुई, आपको बताया था के आसिफ हमारे क्रिकेट कमेंटेटर हमें ज्वाइन कर लेंगे स्टूडियो में, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। के आसिफ अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले करवा दिया। पहले तो ज़रा क्रिकेट पर बात करने से पहले के आसिफ अफगानिस्तान में करके आए, पहला पाकिस्तानी हो गए आप माशाल्लाह जो कमेंट्री करके आए उस लीग में, कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पर और क्रिकेट कैसी देखी? देखिए, जो काबुल प्रीमियर लीग में मेरा जो तजर्बा था वो बहुत ही शानदार रहा, और यहाँ से जाने से पहले बहुत से सवालात थे और मेरे बहुत से दोस्त कह रहे थे कि आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए स्पेशली काबुल के लिए, बट मैं डिटर्मिन्ड था, पैशन था कि क्रिकेट कमेंट्री के लिए जाना है। काबुल प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन है और फिर उससे बड़ी खुशी ये थी कि मैं पहला पाकिस्तानी बन जाऊँगा जो वहाँ पर जाकर लाइव कमेंट्री करूँगा। सो बहुत ही मज़ा आया। वहाँ पे अयूबी स्पोर्ट्स स्टेडियम है और जो अयूबी साहब हैं वो इसके चेयरमैन हैं, इस काबुल प्रीमियर लीग के चेयरमैन हैं। बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया, बहुत ही लविंग लोग हैं, वेलकमिंग लोग हैं। मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी गैर मुल्क में आ गया हूँ, बल्कि वहाँ पर तो ऐसा भी हुआ कई जगहों पर कि जहाँ हमने खाना वगैरह खाया और उनको पता चला कि हम गेस्ट हैं तो वो पैसे भी नहीं ले रहे। तो मतलब बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा क्या सिर्फ क्रिकेट, अब वहाँ पर क्रिकेट का क्या हाल है मुझे ये बताएं? वहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट देखी आपने, यकीनन देखी,
फिर जो वहाँ पर लोकल टैलेंट खेल रहा था उसको भी देखा। मुझे ये लगता है, जो मेरी अपनी एक तो अंडरस्टैंडिंग है, अब मे भी मैं वहाँ पर बॉलिंग टैलेंट बहुत ज़्यादा है बनस्बत बैटिंग के। उसकी शायद रीज़न ये है कि वो बॉलिंग पर तवज्जो इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान को कॉपी करते हैं। हाँ देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्योंकि हमसाया मुल्क है, उनके बहुत से क्रिकेटर्स ने यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। दौलत जादरान हो, सारे राशिद हो, जी नबी हो, सारे बिल्कुल खेल कर वो यहाँ पर क्रिकेट खेल कर गए हैं। और अब मैंने जब उनका लोकल टैलेंट देखा है तो बहुत ही मज़ा आया, ख़ासतौर पे जब आप बैटिंग की बात करते हैं। तो बैटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये देखी कि उनके कुछ बैटर्स ऐसे हैं जो बाबर आजम को अपना मेंटोर मानते हैं। मजे की बात देखा भी आपका वो वीडियो देखी कि वो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे थे। एग्जैक्टली ये जो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, उनके छोटे भाई मसूद गुरबाज, उन्होंने कहा ये कि मेरे जो फेवरेट बैट्समैन हैं, मेंटोर हैं, वो बाबर आजम हैं। फिर उनके एक बैट्समैन हैं सिद्दीक अटाल, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और पहले अफगानी बन गए जिन्होंने किसी इंटरनेशनल लीग में 6 गेंदों पर 7 छक्के लगाए। आई मीन 9 बॉल के ऊपर भी छक्का लगाया। तो एक ओवर में 7 छक्के। एग्जैक्टली। सो और उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि मेरे फेवरेट बैटर्स जो हैं वो एलिस्टर कुक हैं। सो जब यंगस्टर्स जो हैं ऐसे बैटर्स को जो दुनियाई क्रिकेट में अपना नाम बना चुके हों, बाबर आजम हों, सर एलिस्टर कुक हों, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपके सवाल के जवाब में आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से बहुत से बड़े बड़े बैटर्स भी आएंगे। अच्छा चले, ये अच्छा हो गया ना, इसमें ज़रा डिस्कशन होगी चूँकि सीरीज़ भी अफगानिस्तान के साथ है। तो जनाब अली, सीरीज़ पहला मैच, मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ठीक है, अभी नसीम भाई कहकर गए कि पिच बहुत मुश्किल है और बड़े मसाइल थे पिच के। पिच पे बॉल रुक कर आ रही थी। इस तरह की पिच कोई क्रिकेट फ्रेंडली, खासतौर पे ओडीआई फ्रेंडली पिचेज ऐसी नहीं होती हैं। तो उन्होंने काफ़ी उसको कहा कि इस तरह की पिचेस का मज़ा नहीं आता। लेकिन यार हमारे जो बैटर हैं कि आसिफ, वो दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में 3 हमारे बैटर्स हैं यार। और इमाम उल हक को ले लें, टॉप रैंक बैटर हैं, फ़खर को ले लें, वो भी हैं, बाबर तो है ही नंबर। अगर हमारी ये बड़ी लॉर्ड रिजवान भी नहीं कर पा रही ऐसी पिचेस पे, तो क्या फ़ायदा है फिर? मुझे तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, माजरत के साथ। देखिए, मैं बिल्कुल आपको सेकंड करूंगा और इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। जब कल पाकिस्तानी बैटर्स आउट हो रहे थे, दो के नजीबुल्लाह ज़दरान और राशिद खान दुनिया क्रिकेट में इस वक्त टॉप नॉच स्पिनर्स हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आप गिव अप कर जाएं। ये फारूकी से भी डर रहे थे। हाँ, मुझे फ़खर पे इतना अफसोस हुआ कि वो तेज पिचेस पे तो आप मिचेल स्टार्क को कूट देते हैं और यहाँ फारूकी से डर रहे हैं। देखिए, फ़खर ज़मान के ऊपर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल पसंद ना करें। फ़खर ज़मान एक औसत दर्जे के बैटर हैं, जिसको हम कहते हैं ना वो पंजाबी में तुक्का लग जाना। तुक्का लग गया तो लग गया। अच्छा, उनकी फेवरेट कोई कंडीशन, मेरा ख्याल है अगर मैं आपकी बात से ये निकालूं, मैं पूरी आपको बात कीजिएगा कि फेवरेट कंडीशन में फ़खर ज़मान बहुत अच्छा खेलता है। देखिए, फेवरेट कंडीशंस कुछ नहीं होती। ब्रायन लारा कहते हैं कि क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि ये मेरी फेवरेट कंडीशन है, मैं सिर्फ यहाँ पे खेलूंगा जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल पिच आ जाए, जहाँ पे थोड़ी सी बॉलर्स के लिए मुश्किलात आएँ और कहें हम नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर जगह आपको मुश्किल में आपने परफॉर्म किया तो आप बड़े प्लेयर बनेंगे। बेन स्टोक्स आप देख लें कि जितने बड़े मैचेस हैं, वो 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल हो, वो 2021 के वर्ल्ड कप हालिया अभी फाइनल हो पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनकी इनिंग्स आप देखें एशियज में हो, वो बड़े प्लेयर आप उस वक्त बनते हैं जब आप बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म करें और आप हमें ये कहें, मेरे जैसे क्रिकेट एनालिस्ट को या कमेंटेटर को, कि हम बगैर देखे सिर्फ जो है वो अपनी पसंद और नापसंद के ऊपर आपकी जो है वो तारीफ शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। फ़खर ज़मान को बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी टेक्निक के ऊपर, और आज मैं आपके प्रोग्राम में ये बात करके जा रहा हूँ, ये क्लिप संभाल के रखिएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है फ़खर ज़मान बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आइदर एशिया कप और वर्ल्ड कप। वो ये वैसे बड़ा आपका तल्ख भी हो गया, लेकिन चूंकि क्रिकेट कमेंटेटर ने रियलिटी है, डोमेस्टिक को कवर करते हैं, देखते हैं, और ये चीज़ें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हमारे लिए, चूँकि फ़खर जो है उस पर बहुत रिलाई कर रही है हमारी ओपनिंग। इमाम कल जैसे अभी बिल्कुल ठीक नसीम भाई ने कहा कि इमाम अच्छा खेला, लेकिन जो कैचेस थे ना, अगर वो पकड़ लेती टीम तो हम तो 150 से पहले बुक थे। देखिए, इमामुल हक के इनिंग्स के ऊपर जो लोग उनको दाद दे रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको क्रिकेट को समझने की ज़रूरत है। जब आपने 60 रन्स बनाए हैं, आप सेटल्ड हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी टीम मुश्किल में है, उसके बाद आप एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलें, डाउन द ट्रैक जाएं, इट मीन्स कि आपकी क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आपकी टीम 50 ओवर्स पूरे नहीं
खेल पाई। आप इस बजाय और खुश होने अफगानिस्तान जैसी टीम के और अफगानिस्तान, यहाँ पर मिचेल स्टार्क नहीं थे, पैट कमिंस नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, यहाँ पर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स नहीं थे। ये तो फजल हक फारूकी और उमर जई थे जिनके आगे आप स्ट्रगल कर रहे थे। और ठीक है, आपके पास दो स्पिनर्स ऐसे हैं उनके जो मुश्किल है, लेकिन वंस अगेन एक और चीज़ भी प्रूव हो गई अरसलान भाई, और वो ये है कि जब जब बाबर आजम और रिजवान परफॉर्म नहीं करेंगे आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। Yes. तो जो लोग बाबर और रिजवान के ऊपर अपने तोप चलाते हैं, तनकीद के तीर चलाते हैं, उनसे गुजारिश है कि इस वक्त पाकिस्तान में दो ऐसे मुस्तरद बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान की जो डूबती नैया उसको बजाते हैं। उनमें एक बाबर ये आजम बताइए और मुझे, रिजवान है। क्या सिर्फ स्पिन पे स्ट्रगल कर रहा है बाबर? क्यों कर रहा है यार? अभी तो स्वीप की उसने प्रैक्टिस, और आपको पता है हमने प्रैक्टिसेस भी देखी हुई हैं, स्वीप प्रैक्टिस और ख़ासतौर पे लेग ब्रेक की, गुगली की प्रैक्टिस। बाबर जैसा बड़ा प्लेयर अगर थोड़ा बहुत इन ट्रैक्स पर स्पिन पे फंस रहा है तो ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि आगे इंडिया और इंडिया के साथ मैच भी है और इंडिया के अंदर भी मैच है। देखें, कल जब हम अफगानिस्तान से जीते हैं और हमने अफगानिस्तान को पिछाड़ा है तो इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है, और वो लोग डर रहे हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पता नहीं क्या कर देंगे अगर आप पेस ट्रायल से तो वाकई डरे हुए हैं, ये बात सही कि है। हमारी जो पेस बैटरी है वो बहुत ही ख़तरनाक है, नो डाउट ख़तरनाक है। ये जो आपका सवाल है कि हम बाबर आजम जो वो स्ट्रगल क्यों करते हैं, देखिए एक बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है जो नौजवान देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, कि क्रिकेट ऑलवेज अगर आप बड़े बल्लेबाज बनना चाहते हैं तो फिर आपको वी में खेलना पड़ेगा। और अरसलान भाई, जितना आप वी में स्ट्रांग होते हैं आपकी क्रिकेट आसान हो जाती है। सही। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, दुनिया क्रिकेट के एक अजीम बल्लेबाज, बेहतरीन फिनिशर, मैच विनर माइकल बेवन के आप स्टैट्स उठा के देख लें कि वो ज़्यादा कहाँ पे खेलते थे। अच्छा, फिर आप उनको देख लीजिए, माइकल क्लार्क को देख लीजिए, सही। कहाँ पे खेलते थे। Agree. और मोहम्मद यूसुफ की आप बैटिंग Yes. देख लीजिए, पाकिस्तान के एक अजीम बल्लेबाज। तो बाबर आजम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है, और T20 में बैटर नहीं करता कि आपने रन्स कैसे बनाए, आपने रिवर्स स्वीप के लिए, आपने स्वीप के लिए, आपने स्कूप खेला है, आपको रन्स चाहिए। तो T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि बल्लेबाज जो होते हैं उनको फिर वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में एडजस्ट करना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि बाबर एक बड़े बल्लेबाज हैं, उनका शुमार जो है वो दुनिया क्रिकेट के अजीम बल्लेबाजों में होना शुरू हो गया, तो उनके ऊपर अब जिम्मेदारी है रॉन्ग वन। और ख़ास तौर पे जो कल उनको एक स्ट्रेटर डिलीवरी थी नजीबुल्लाह ज़दरान की, वो गेंद सीधी रह गई। अगर वो हल्का सा स्पिन होती तो शायद वो फोर्थ स्टंप को टकराती। लेकिन बाबर आजम और रिजवान दोनों के लिए प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम करना होगा। अच्छा जी, जल्दी से हमारी आज हमने बड़ी कोई इमरजेंसी में शोएब जट साहब को लिया है, कहीं जा रहे थे, हमने पकड़ लिया। कोई बड़ी खबर के साथ शोएब जट हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर। हमेशा बड़ी खबर होती है और मैं बड़ा इसका शुक्रगुजार हूँ कि शोएब मुझे वो बड़ी खबर देते भी हैं। शोएब, क्या बड़ी खबर है सर? कोई पीसीबी के हवाले से सुना, कोई बड़ी हलचल है आपके पास? शोएब, आवाज आ रही है? जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कल एक समरी जो है वो मीडिया में जो है वो गर्दिश करने लग गई। 18 तारीख की ये समरी है। इसको अगर सोमोटो एक्शन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो आईपीसी मिनिस्ट्री ने सोमोटो एक्शन ले लिया है, कोई जरूरत नहीं पेश आती थी, फिर ये क्यों आखिर स्टेप उठाया गया? ज़का अशरफ साहब को हटाने का। जी ज़का, और उसमें ये इशारा दिया गया पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन जो है वो कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो नॉमिनी करेगा। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी करे और वो शख्स सियासी है तो फिर जितनी भी नॉमिनेशन आज तक हुई हैं उनको फिर सियासी कहा जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जराए का दावा ये है जो हमारे तक इतलात आई हैं कि जो सेक्रेटरी साहब है वो चाह रहे थे उनके एक जूनियर जो है वो क्रिकेट बोर्ड में COO लग जाए। तो जब इस पर नहीं माने तो उसपे ये जो है सर जंग शुरू हो चुकी थी। ये तभी शुरू हो गई थी जब पिछली हुकूमत मौजूद थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये औरंगजेब साहब ही हैं जिनके ताने बाने जो है वो पुराने रजीम के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और अब जो है वो COO अपनी मर्जी का ना आने के बाद उन्होंने ये शरारत की है। और इस शरारत के बाद ये हुआ कि बहुत सारे हमपा वो आगे और उन्होंने समझा कि शायद तब्दीली हो गई। तो अभी ये तो फैसला आने वाले दिनों में होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन ये बात कहना कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो एक पॉलिटिकल शख्सियत है, तो यकीनी तौर पे ये लोगों को धोखा देने के मुताबिक है। ऑन रिकॉर्ड है कि 19 जून को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो पीपल्स पार्टी की CEC से भी रिजाइन कर चुके थे और उसके बाद एक न्यूट्रल की हैसियत से उनकी अपॉइंटमेंट हुई। अच्छा शोएब, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये बताएं, मेरी इतलात भी हैं और मुझे जो इतलात है कि ज़का अशरफ की जगह कोई एक खास आदमी और आ रहे हैं तौकीर ज़िया तरह के।
अभी कहना कब वक्त होगा, मैं समझता हूँ। हाँ नहीं, मैं अभी नाम कहना नहीं ये ले रहा, कब मैं नाम वक्त नहीं होगा? ले रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, सिर्फ मैंने रिजेम्बलेंस कही है। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तो ये कहना ही कबल वक्त है कि ज़का अशरफ जा रहे हैं। अच्छा। देखिए, एक समरी नहीं है ये, एक जो है वो एडवाइस मांगी गई है। आप अगर आप उसको गौर से देखें, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें उससे कनेक्ट करना शुरू कर दी, लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है कि जो रियलिटी हो वो लोगों को बताई जाए। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मेरे सोर्स पे काम कर रहे हैं, वो एक एडवाइस मांगी गई है। अब इसका फैसला जो है वो वज़ीर आज़म ने करना है कि आया वो इसको अहमियत देते भी हैं या इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। सही है। नहीं, अगर मैं क्योंकि आपकी ज़का बात अशरफ से फिलहाल कोई शोएब, political- आपकी बात से मुझे पता है आपने जाना है, एक छोटी सी कि क्या अभी ज़का अशरफ हटेंगे या नहीं, आपकी इत्तलात क्या है? फिलहाल ज़का अशरफ किसी किस्म के खतरे में दिखाई नहीं दे रहे। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शोएब जट। और हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर शोएब जट। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था, जरा मजीद बैटिंग पर बात करेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग ने सारी दुनिया को डरा के रख दिया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि शाहीन, नसीम और हारिस जिस तरह से कल बॉल कर रहा था और जैसे राशिद को पहली बॉल पे उसने डराया, तो क्या से मुझे लग ही रहा, पता नहीं क्यों, एक अंदर से आती है ना, वो सिक्स सेंस होती है आपकी, अंदर से एक आवाज़ आती है। मैंने कहा राशिद गया, राशिद जिस तरह से डर रहा था और वही हुआ, उसने वहाँ बॉल मारी। हालांकि वो ब्लॉक होल भी नहीं था जहाँ पर बॉल पड़ी राशिद को, लेकिन हमारे यहाँ हमारे बैटर्स में से जब ब्लॉक होल की इसलिए बात की कि आप कमेंटेटर तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का, हमारा बैटर में बाबर आजम ब्लॉक होल को बड़ा खूबसूरत खेलता है। बड़े कम दुनिया में बैटर्स हैं जो ब्लॉक होल पर खेलते हैं। अब हमें परेशानी है कि बाबर ब्लॉक होल वगैरह तो बहुत अच्छा खेलता है, स्पिनर पे फंसता है, लेकिन जो ये बाकी प्लेयर्स हैं, सलमान आगा है, इफ्तिखार है, फ़खर है, इमाम है, रिजवान, इन सबकी भी जिम्मेदारी है। खाली बाबर एक आधे मैच में आउट हो गया तो क्या हो गया, बाकियों को तो कुछ करना है। मुझे ज़रा ये लोअर मिडल ऑर्डर पर बात करनी, कैसे देख रहे हैं, क्या होगा आगे? मैचेस हैं यार, और सेम श्रीलंका और इंडिया में। ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि हमारी बैटिंग तो उसामा मीर और शादाब खान तक, तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। कल नसीम शाह भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और बैकफुट पे आपने देखा राशिद खान को भी कट के खिलाफ तो पहले भी मैच जितवा चुके हैं, वो मैच जितवा चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी कोई 2-3 छक्के लगा सकते हैं। तो हमारा अब जो बैटिंग जो है वो बहुत ही डीप चली गई है। देखिए, मेरे लिए कंसर्न की बात यह है कि आपका जो माइंड सेट है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, और उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। आप एक रोल देते हैं किसी प्लेयर को, और माजरत के साथ वो कहते हैं ना, वो अक्सर करीम रोल साबित हो जाता है। वो आसिफ अली की एक मैं मिसाल दूंगा कि जी आपका रोल ये है कि आपने 2 ओवर्स में जाकर 4 छक्के लगाने हैं, 5 छक्के, बेशक पाकिस्तान मैच हार जाए, ये रोल नहीं होता। आपको अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन खेलना होता है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट खेलना होता है। अगर 30 गेंदों पे 40 रन चाहिए तो इट डज़ नॉट मीन कि आप 2 छक्के लगा के आउट हो जाएं और पाकिस्तान मैच हार जाए। सो ये अंडरस्टैंड करना है कि क्रिकेट जो नॉलेज है, जो क्रिकेट अवेयरनेस है, वो हमारे प्लेयर्स में नहीं आ रही। और उसकी कल मिसाल हमने देखी, वो सलमान अली आगा और दोनों इमामुल हक दोनों की तरफ से नज़र आई। सलमान अली आगा ने 2 गेंदें जब खेली और उनका बैट मुझे नज़र आ रहा था, वो बॉडी से दूर जा रहा था, पैड से दूर जा रहा था, तो मेरे साथ एक दोस्त खड़े थे, मैंने कहा जी सलमान अली आगा आउट हो जाएगा, जिस तरह से ये खेल रहा है, ये कॉन्फिडेंस इसमें नजर नहीं आउट करा दिया। देखिए, और जो कल जिस तरह से वो आउट हुए, रॉन्ग वन, राशिद खान कभी भी फ्लाइटेड डिलीवरी नहीं करते। आप देखें, राशिद जो है वो लो ट्रैजेक्टरी से बॉल करते हैं और वहीं से वो रॉन्ग वन करते हैं, वहीं से उनका फ्लिपर है जो शाहीन शाह अफरीदी को हुआ, वहीं से उनका रॉन्ग वन हुआ जो सलमान अली आगा को था, और आपने देखा कि कितना आसानी से वो विकेट दे दी, वो लेग भी फ्लोर हो गए। तो एक चीज़ तो ये है कि अरसलान भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हंगामी बुनियादों पे ये काम करना है कि अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस और क्रिकेट अवेयरनेस सिखानी है। यार कॉन्फिडेंस कैसे दे? हमारे यहाँ तो चेयरमैन को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आज है कल नहीं। अभी ज़का अशरफ साहब का अभी नसीम भाई बता गए, बहुत बड़ी खबर दे गए कि ज़का अशरफ जा रहे हैं और कोई और आ रहा है और बड़ा तगड़ा आ रहा है। और अब ज़्यादातर स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स की अब बेहतरी की तरफ शायद बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। क्योंकि यार एक तो इसमें पैसा है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी अब दुनिया भर में टॉप डिप्लोमेसी है। क्या कहते हैं? देखिए, नसीम राजपूत साहब क्योंकि एक बहुत ही सीनियर और मंझे हुए एक स्पोर्ट्स एंकर हैं, हमारे उस्तादों, मेरे उस्ताद, आपकी और हमारे उस्ताद हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर है मैं इसको बाय करूँगा। लेकिन देखें, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर जब आप बात करेंगे तो आपको फिर दुनिया क्रिकेट के बड़े जो नाम हैं उनको फॉलो करना है।
सर विवियन रिचर्ड पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या कहते हैं? रिचर्ड हेडली ने एक दफ़ा क्या कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए मौजू नहीं है। आप देखिए कि इसी तरह हम जब इंग्लैंड से खेलने जाते हैं तो वहाँ पे हमारी सुबकी होती है, हमारे बैटर्स परफॉर्म नहीं कर या पाते। इंग्लैंड यहाँ आ जाए खेलने तब भी हार जाते हैं, वो तो फिर आप बी टीम से भी हार गए यार। अब आप चाहते हैं कि मैं सारी सच्ची सच्ची बातें नहीं करूं। लेकिन यार थोड़ी तो करे ना। मैं अच्छा देखिए चले, एक अगर और मैं आपके ना आज आपके इस प्रोग्राम में आपने क्योंकि इंग्लैंड की बात की है, मैं ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बात बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ कि हमारी टीम के एक इंतहाई अहम रुकन ने जो रावलपिंडी स्टेडियम के क्यूरेटर हेड हैं उनको जाकर कहा कि मुझे फ्लैट पिच चाहिए, खबरदार इसमें कोई घास हुआ तो मुझे बताएं फिर वो क्यूरेटर क्या करेगा? मुझे बताइए ना, आप बताइए। जब हमारे अंदर इतना खौफ होगा कि हम हार ना जाएं, इस खौफ को निकालना, जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, जब हमारे प्लेयर्स में ये खौफ निकल जाएगा कि हम हार जाएंगे। अच्छा उसके बावजूद नहीं जीतते, वो करके भी नहीं जीते, मतलब वो आए, वो आपकी कंडीशन को समझ गए, आप अपनी कंडीशन को नहीं समझे क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ कि मुझे एक इसी टीम के पार्ट में एक इंतहाई अहम खिलाड़ी ने बात कही कि जो टीम मीटिंग हमारी हुई थी कि अगर हम मैच हार गए खुदा ना खास्ता तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करनी है, उसके 90% एंगल मुख्तलिफ बात की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा। उसने कहा और हम शॉक्ड थे कि ये तो बात ही नहीं हुई थी, ये क्या हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें मैं व्यूअर्स के साथ इसलिए शेयर अब नहीं कर रहा कि आप उनको भी मायूसी होगी कि हमारे स्टार्स क्या करते हैं। तो हमारे स्टार्स को बिहेव लाइक अ स्टार, डोंट बिहेव लाइक एन एवरेज पर्सन। चले अब आज क्या सिर्फ अब अगला मैच है, अगले मैच में कोई चेंजेस देख रहे हैं? मैं समझता हूँ सऊद शकील को एक चांस बनता है, जिस तरह की वो फॉर्म में और जिस तरह का वो प्लेयर है। पहले ही यार लेट कर दिया है, जब वो 23 का था तब उसकी टीम में भरपूर जगह थी, अब उसको हमने लेट करके 27-28 पे लिए हैं, तो अब तो दे दें उसको 8-7 साल खेलने के लिए। अरसलान भाई मुझे नहीं पता मेरी ये बात करने के बाद आपको कितने फ़ोन कॉल्स आएंगी कि इसको आइंदा नहीं बुलाना। जब आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर ये होगा। आपने फवाद आलम के साथ क्या किया? 10 साल आपने ज़ाया कर दिए। चीफ सेलेक्टर कौन थे उस वक्त? बीच में इंजमामुल हक रहे। अगर इमामुल हक का डेब्यू हो सकता है क्योंकि वो भांजा भतीजा वाला वो बात हो जाती है, और फवाद आलम लगातार परफॉर्म करते रहे, उनको जगह नहीं मिली, जिम्मेदार कौन है? अभी भी आपने ज्यादती की है। सरफराज को टीम में होना चाहिए था। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हारिस और सरफराज में से लिस्ट ए ओडीआई का रिकॉर्ड किसका ज़्यादा बेहतर है? ऑफ कोर्स सरफराज एक सीनियर प्लेयर हैं। आप फिर बात तो होगी कि क्योंकि पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम भी हैं और पेशावर ज़ल्मी में इंजमाम भी हैं और पेशावर ज़ल्मी में हारिस भी हैं, तो इसलिए फिर हारिस को जगह मिल गई। कोई एक रीज़न बताइए कि सरफराज को क्यों नहीं रखा गया? 15 में सरफराज को एशिया कप और वर्ल्ड कप में ना रखना सरफराज के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है। यार लेकिन आपको एक चीज़ अगर मैं पूछूं क्या सिर्फ सरफराज बीइंग बैट्समैन कैसे रेट करते हैं? उसको अच्छा रेट करते हैं आप बीइंग अ बैट्समैन? अब मैं आपसे काउंटर सवाल करूं, क्या आप मोहम्मद हारिस को बीइंग बैटर बेहतर तस्वुर करते हैं? हाँ, अगर आप सरफराज के मुकाबले में कहते हैं वनडे के लिए तो नहीं। तो यही तो मेरा कहना है कि आपका सरफराज का मुकाबला हारिस के साथ। मैं T20 में उसको बेटर रेट मैं ये T20 में उसको बेटर रेट करता हूँ, लेकिन वनडे में चूंकि ये गेम जो है ना वनडे की, जो लोअर मिडिल ऑर्डर होता है, मैं टेक्निकली आपसे अगर डिस्कस, लोअर मिडिल ऑर्डर का मसला ही होता है उसने ऊपर का बोझ भी उठाना है और नीचे का भी उठाना है, टेल एंडर्स के साथ भी खेलना है और टॉप के जो प्लेयर जा रहे होते हैं उनके साथ भी खेलना है। तो उसको खेलना पड़ता है कभी नरम कभी गर्म, यानी कभी तेज। इफ्तिखार इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब, नो डाउट, लेकिन जिस तरह वो आउट हुआ मुझे वो भी बड़ा एतराज। पर सरफराज का रोल यहाँ पर बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर पे तो हम देखते हैं कि हो सकता है। देखिए आप सरफराज एक इंतहाई सीनियर खिलाड़ी है, फिर आपने ये देखना था कि कौन प्रेशर हैंडल कर सकता है, फिर आपने देखना था टेक्निकली कौन बेहतर है। हारिस तो टेक्निकली आप देख लीजिए जो हाल किया ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने, उनकी टेक्निक तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात नज़र आती है कि आप पहले ज़्यादती करते रहे फवाद आलम के साथ, कामरान गुलाम सबसे ज़्यादा रन्स करते हैं, आप उनको नहीं खिलाते। अब्दुल्ला शफीक का डेब्यू क्यों हो जाता है और फिर कामरान गुलाम का सारा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। ये ज़्यादतियाँ बंद होनी चाहिए, मैरिट पे खेलना चाहिए, डोमेस्टिक को इज्जत दें, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करे वो आगे आए। और फिर आप सऊद शकील को साथ तो ले गए हैं, नहीं खिलाएंगे, बेंच पे बिठाएंगे, तो फिर लेके फिर नहीं जाना चाहिए था, क्या जरूरत थी लेकर चले गए आप? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। अब मुझे एक आने वाले मैच में, कल के मैच में कुछ चेंज दिख रहा है?
होगा। उसामा मीर की जगह नवाज तो नहीं आ जाएगा और कहीं सऊद शकील की इंडक्शन मुझे तो थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन क्या पता हो ही जाए। होगी तो किसकी जगह? सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेल रहा है, एक आधे मैच से उसको भी जज करना पड़ रहा है। नहीं देखिए, सलमान अली आगा का आउट होना जिस तरह से है उसके ऊपर एतराज़ है। ऐसा नहीं है कि जब आप सीनियर होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो फिर आप पे तनकीद ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं हो सकता आपसे, क्योंकि तवक्कुआत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो अब मेरा मानना ये है कि अगर आपने यंगस्टर्स को लेकर गए हैं और उनको मौक़े नहीं दे रहे तो फिर आप ज़्यादती कर रहे हैं। उसामा मीर को भी खिलाना चाहिए, सऊद शकील को भी खिलाना चाहिए। और फिर बात होती है कि नवाज़ को आप ले गए ओडीआई में, वेयर इज़ इमाद वसीम, उसको क्यों नहीं यार इस लेकर पर तो गए? क्या आसिफ मैं आपसे करूं, इससे मैं बिल्कुल। डिस्कशन करूंगा आपके साथ और इमाद वसीम के हवाले से तो मैं काफ़ी टेक्निकल डिस्कशन, चले एक प्रोग्राम रखेंगे कुछ दिन में, आपको दोबारा जहमत देते। बहुत शुक्रिया कि आसिफ हमारे साथ मौजूद था, क्रिकेट कमेंटेटर। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।